ठीक। तो आइए हम सब करते हैं आज पेपर 4 सितंबर 2024 का ये हम लोग तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने दो कर लिया था, है ना। ओके, जो नहीं भी है। भाई, तीसरा। हाँ, ठीक। तो 101 100 तक कर लिए थे। आइए यहां से करते हैं। एन एक्ट इज मॉरली राइट इफ एंड ओनली इफ नो अल्टरनेटिव टू दैट एक्ट हैज हायर एजेंट यूटिलिटी देन इट हैज। देखिए, कोई कृत्य नैतिक रूप से तब ही सत्य होता है यदि और केवल यदि उस कृत्य के किसी भी विकल्प की कर्ता उपयोगिता उससे अधिक ना हो। तो क्या आंसर होगा इसका? है इगोइज्म, अहमवाद ना। इगोइज्म, अहमवाद। इसमें क्या होता है? इगोइज्म इज एन एथिकल थियरी दैट सेज, इसमें कहा जाता है एन एक्शन इज मोरालिटी राइट इफ इट इज मैक्सिमाइज द एजेंट्स डूअर ओन बेनिफिट और सेल्फ इंटरेस्ट। खुद का सेल्फ इंटरेस्ट जब होता है ना, मतलब स्वयं के लाभ के लिए, तब ये अहमवाद हो जाता है ना। देखिए, कर्तव्य साथ शास्त्र, डिओंटोलॉजी, ये किसके लिए है? ये नियम के अनुसार कार्य करिए, अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार, तब होता है डिओंटोलॉजी। यूटिलिटेरिज्म में होता है सबके लाभ के लिए, सबके लाभ के लिए ना, फॉर ऑल्स। और इगोइज्म सेल्फ इंटरेस्ट, अपने लिए, अपने लिए सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं। तो इमोटिविज्म जब हम फीलिंग्स, भावना के अनुसार कार्य करते हैं, है ना। तो कोई कृत्य नैतिक रूप से तभी सत्य होता है यदि और केवल यदि उस कृत्य के किसी भी विकल्प की कर्ता उपयोगिता, कर्ता उपयोगिता मतलब करने वाले का लाभ होता है। सेल्फ इंटरेस्ट तो अहमवाद होगा ना। यस सर। हम्म द थीसिस दैट evaluative language is used to guide choice is the most fundamental to which of the following theories of metaethics। यह अवधारणा कि मूल्यांकन परक भाषा का हमारे चयनों के मार्गदर्शन के लिए प्रयोग होता है, अधिनीति शास्त्र के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस का सबसे मौलिक स्वरूप है? क्या हो जाएगा ये? प्रेस्क्रिप्टिविज्म, अधीन, देखिए परामर्शवाद, है ना। इसका होगा थर्ड, अनुदेशवाद या परामर्शवाद। सर उसको और से बता दीजिए। देखिए, क्या? अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्टिविज्म मोरल स्टेटमेंट आर नॉट फैक्ट। पहला ये है कि प्रिस्क्रिप्टिविज्म के अकॉर्डिंग जो नैतिक कथन होते हैं वो फैक्ट नहीं होते, ठीक है। होते क्या है? दे आर प्रिस्क्रिप्शंस लाइक कमांड और एडवाइस। वो केवल क्या होते हैं? प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, परामर्श होते हैं, जैसे आदेश या सलाह, लाइक परामर्श या एडवाइस ना। दूसरा फैक्ट, पहला है कि फैक्ट नहीं होते, दूसरा ये है कि कमांड या एडवाइस होते हैं। हम्म? तीसरा ये है देयर मेन जॉब इज टू गाइड एक्शन एंड चॉइस। इनका मुख्य कार्य क्या है? गाइड करना, है ना। तो हाँ सर। हाँ, तो ये प्रिस्क्रिप्टिविज्म, प्रिस्क्रिप्टिविज्म में दो लोग आते हैं, कौन कौन से? आर एम हेयर और कौन? पीएच नावेल स्मिथ। आर एम हेयर हेयर की पुस्तक है, यस हाँ, आर एम हेयर की पुस्तक है फ्रीडम एंड रीजन, द लैंग्वेज ऑफ मोरल्स। दो पुस्तक आपको याद रखनी है, दो ग्रंथ, फ्रीडम एंड रीजन और द लैंग्वेज ऑफ मॉरल्स। और एक है पीएच नॉवेल स्मिथ, इनकी किताब कोई बताएगा? पीएच नॉवेल स्मिथ, इनकी पुस्तक है एथिक्स। एथिक्स बहुत लोगों की है ना, इनकी भी है। हेलो। हाँ सर। जी सर। स्क्रीन चली गई क्या? तो ये क्लियर हुआ, इसका प्रिस्क्रिप्टिविज्म होगा
क्योंकि ये सर गाइड को बताएं करने की सर, बात क्या। हिंदी में सर, हिंदी में जो ये ऑप्शन बताए एक और दो। इसमें ये है ना कि इसमें फैक्ट की बात नहीं होती, इसमें परामर्श की बात होती है, आदेश की बात होती है ना। देखिए, निर्देशवाद या परामर्शवाद की मान्यता के अनुसार नैतिक निर्णयों का उद्देश्य भावनाओं को अभिव्यक्त और जागृत करना नहीं है, अपितु कर्मों के संबंध में स्वयं के निर्णयकर्ता अथवा अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना है। क्या करना है? गाइड करना है, मार्गदर्शन करना है। ठीक। जी तो सर। हाँ, आइए, इमोटिविज्म किससे मैच करें? सीधे सीधे सर, आरम हेयर। ओहो, इतना गलत। सर स्टीवेंसन होगा। यस, इमोटिविज्म प्रिस्क्रिप्टिविज्म आरएम स्टीवेंसन। हरे होती है सर। यस यस, प्रेस्क्रिप्टिविज्म देखिए, हेयर होगा। प्रिस्क्रिप्टिविज्म B1 हेयर होगा। वेरी गुड, अभी भी तो हुआ। गुडनेस गुडनेस वाला होगा मूर का। हाँ, मूड। हेडोनिज्म एपिक्यूरस। अब ठीक है, आंसर लगाइए सेकंड। देखिए, अभी हम लोगों ने बात किया कि आरएम हेयर एंड पीएच नॉवेल स्मिथ, ये क्या है? ये प्रिस्क्रिप्टिविज्म इनका है, परामर्शवाद या अनुदेशवाद ना। और इमोटिविज्म में कौन कौन आते हैं? स्टीवेंसन, पहले हैं कॉर्नेप। देखिए, कॉर्नेप लिखिए, कॉर्नेप की बुक है फिलॉसफी एंड लॉजिकल सिंटैक्स। फिलॉसफी एंड लॉजिकल सिंटैक्स, एक कार्नेप है, दूसरे हैं एयर, एजे एयर। एयर की पुस्तक क्या है? टू लैंग्वेज टू थर्ड लॉजिक, फिलोसफिकल एसे, द फाउंडेशन ऑफ इंपेरिकल नॉलेज, ये एयर की पुस्तक है। तीसरे कौन आते हैं? स्टीवेंसन। स्टीवेंसन को आप जानते हैं क्या? एथिक्स एंड लैंग्वेज, इनकी स्टीवेंसन जो अभी यहाँ पे हैं, एथिक्स एंड लैंग्वेज इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक एक और है फैक्ट एंड वैल्यूज। फैक्ट एंड वैल्यूज। 4 नंबर पे आप लिखिए पॉल एडवर्ड। पॉल एडवर्ड की बुक है द लॉजिक ऑफ मोरल डिस्कोर्स। पॉल एडवर्ड भी। तो 4 नाम आपको याद रखना है, कार्नेप, एयर, स्टीवेंसन, पॉल एडवर्ड। अब एपिक, अब क्या, हाँ, मूर। अब देखिए एक बात और, कि शुभ अपरिभाष्य है, ये तो मूर हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन ये इस बात को जो संवेगवादी हैं, कौन कौन? एयर और नॉवेल, एयर और स्टीवेंसन, ये भी मानते हैं। एक बार प्रश्न आया है 19 जून 2023 में पेपर में, कि शुभ अपरिभाष्य है, इसको कौन मानता है ना। तो अगर मूर ना रहे तो आपको ध्यान रखना है कि संवेगवादी भी इस बात को मानते हैं। गुड इज अनएनालाइजेबल। ठीक। अब भाई एपिक्यूरस के पास चलते हैं। एपिक्यूरस, देखिए, अगर हम आपसे कहें कि अशुभ की समस्या को सबसे पहले किसने लाया ना, फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रॉब्लम ऑफ एविल वाज प्रेजेंटेड एज, किसके द्वारा लाया गया प्रॉब्लम ऑफ एविल? ये क्वेश्चन आया है कहीं ना, तो वो एपिक्यूरस के द्वारा ही। कैसे? राइडल ऑफ बाई एपिक्यूरस, एपिक्यूरस द्वारा एक विरोधाभास के रूप में। आगस्टाइन सबसे पहले नहीं लाए थे, सबसे पहले एपिक्यूरस लाए थे, इस बात को आप ध्यान रखिए। और इनके देखिए, और क्या जानते रहिए, जैसे एक हैं एपिक्यूरस, एक हैं अरिस्टिपस। अरिस्टिपस भी सुखवादी हैं और एपिक्यूरस भी सुखवादी हैं। जो एपिक्यूरस हैं, इनका कौन सा सुखवाद है? ये रिफाइन इगोस्टिक सर। रिफाइंड, यस, उत्कृष्ट सुखवादी हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है कि बेंथम ने हेडोनिस्टिक कैलकुलस में 7 स्टेप माने हैं ना, कि सुख को कैलकुलेट करने के 7 मेथड उन्होंने दिया है। ऐसे ही एपिक्यूरस ने, देखिए, एपिक्यूरस ने शांति और स्थायित्व को माना है। किसको किसको? शांति, पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और स्थायित्व को सुख का मापदंड माना है। किसने? एपिक्यूरस ने। ठीक। और अरिस्टिपस तीव्रता को मानते थे, जितना ज्यादा तीव्रता होगी उतना अच्छा सुख। ये बोलते हैं जितना ज्यादा शांति और स्थायित्व होगा उतना अच्छा सुख। ठीक है, तो ये रहा।
आप अगर ऐसे जल्दी से पूछें कि सुखवाद को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, याद है क्या? देखिए, एक है साइकोलॉजिकल, हाँ, मनोवैज्ञानिक सुखवाद, यहाँ पे लिखिए एक है नैतिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद में क्या होता है कि कहते हैं कि सुख प्राप्ति ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, ये मनोवैज्ञानिक सुखवाद है, साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म। और नैतिक सुखवाद में कहेंगे कि सुख प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पे चाहिए की बात है, OUGHT ऑट की बात है, और यहाँ पे मस्ट की बात है ना? तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद में कौन कौन आते हैं? सिरेनाइक आते हैं, सिरेनाइक, ह्यूम और मिल और बेंथम भी लिखिए, मिल और बेंथम। नैतिक सुखवाद को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक स्वार्थमूलक, एक परार्थमूलक। स्वार्थमूलक को कहेंगे इगोइस्टिक और परार्थमूलक को कहेंगे अल्ट्रुइस्टिक ना। ये नहीं चल रही तो आप स्वार्थमूलक में भी इगोइस्टिक में दो पार्ट हो जाएगा, एक निकृष्ट एक उत्कृष्ट, एक ग्रॉस एक रिफाइंड। ठीक, ये कैटेगरी आप जानते हैं, आगे बढ़िए। सर जी सर। एपिक्यूरस का शांति है, शांति स्थापित, और कोई शांति दो और बताए थे। स्थायित्व, स्थायित्व, जी हाँ। हाँ, ये हो गया। देखिए, इसमें एक है स्वार्थमूलक और एक है परार्थमूलक। स्वार्थमूलक में भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक निकृष्ट एक उत्कृष्ट। उत्कृष्ट में एपिक्यूरस आते हैं, यहाँ पे एपिक्यूरस आते हैं क्या? उत्कृष्ट में। उत्कृष्ट स्वार्थमूलक नैतिक सुखवादी। अगर छूट जाए तो बोलिए, फिर से बोल देंगे, है ना? और ऐसे ही परार्थमूलक में ये देखिए, ये परार्थमूलक सुखवाद है। परार्थमूलक सुखवाद में भी दो पार्ट कर लीजिए, एक करिए निकृष्ट, एक करिए उत्कृष्ट। निकृष्ट और एक करिए उत्कृष्ट। निकृष्ट में आएंगे बेंथम और उत्कृष्ट में आएंगे कौन? मिल। तो मिल और बेंथम दोनों परार्थवादी हैं, दोनों अल्ट्रुइस्टिक हैं, एक ग्रॉस है एक रिफाइंड है, इतना सा अंतर है। चलिए, सर सिज्विक का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? सिजविक, सिजविक हम कहाँ बोले? हाँ, नहीं हम पूछ रहे हैं आपको। सिजविक क्रिटिक आलोचना करते हैं किसकी? मनोवैज्ञानिक सुखवाद की ना। जी, वो रैशनल ह्यूमनिस्ट है ना, हाँ, इंस्टीट्यूशनिज्म को मानते थे। हाँ, वो बुद्धिवादी, सही बोले। देखिए, इनके अलावा जैसे हम लोगों ने चार पार्ट किया, ग्रास इगोइस्टिक हेडोनिज्म, रिफाइंड इगोइस्टिक हेडोनिज्म, ग्रास अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म और एक रिफाइंड अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म। तो ये चार के अलावा भी सुख हेडोनिज्म के दो पार्ट, दो किए गए हैं ना। कौन कौन सा? एक बुद्धिमूलक सुखवाद, एक विकास मूलक सुखवाद। जो बुद्धिमूलक सुखवाद है, रेशनल हेडोनिज्म, उसी में आते हैं। क्यों प्रीति? जी सर। तो उनका पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म, सुख का विरोधाभास है। फिलहाल आंसर सेकंड देखिए। आइए, द आइडिया ऑफ क्लियरिंग डेब्ट्स, ऋण, सच एज देव ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण एक्सेट्रा। देव ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण जैसे ऋणों जो कि देव यज्ञ पितृयज्ञ और भूत यज्ञ से संबंधित हैं, का विचार इनमें से किस आश्रम से संबंधित है? क्या हो जाएगा? गृहस्थ। गृहस्थ। हाँ, गृहस्थ हो जाएगा, बहुत अच्छा। देखिए, वशिष्ठ स्मृति में गृहस्थ आश्रम को इसीलिए सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। ये पे लिख लीजिए, वशिष्ठ स्मृति में गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? इसलिए कि इसमें आप सब कुछ कर पाते हैं ना, देवऋण, पितृण, भूतऋण, ये जो भी, मतलब सारा कार्य आप कर पाते हैं, मतलब सारे ऋणों से उऋण हो पाते हैं। तो इसलिए इसका दूसरा आंसर है। क्या बोले सर? वशिष्ठ वशिष्ठ स्मृति, स्मृति।
हाँ, वशिष्ठ स्मृति में इसको सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। और दक्ष ठीक स्मृति है। में भी सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, एक है दक्ष स्मृति, अब वो थोड़ा विवाद हो जाएगा, तो इसलिए क्यों बताया गया है जाने दीजिए ना, बता विवादास्पद बात दीजिए। है। हाँ, चलिए जाने दीजिए, बाद में बताएंगे। दक्ष स्मृति में भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट एज द वाटर कलेक्टेड इन द बोट इज थ्रोन आउट विद द हैंड्स, similarly the soul throws out the water in the form of karmic matter. Karmic matter मतलब ही कर्म पुद्गल ना। This statement is in consonance with the ethical views of which of the following schools of classical Indian philosophy. देखिए, जैसे नाव में पानी आने पर उसे हाथों से बाहर निकाला जाता है, उसी प्रकार आत्मा कार्मिक पदार्थ रूपी पानी को बाहर निकाल देती है। तो क्या होगा? सर जैनिज्म। हाँ, जैनिज्म होगा ना। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे वो आश्रव, ये सीक्वेंस से पूछता है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। वेरी गुड। हाँ, तो आश्रम में क्या होता है, कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह। ये आप मान लीजिए जीव हैं, ये आप हैं, ये हम ही हैं मान लीजिए ना। कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह है, ठीक है, तो ये है आश्रव। जब उसके बाद क्या होगा, कसायों के अनुसार, कसाय कितने हैं आप बताएंगे अभी तब तक। कसायों के अनुसार जीव का पुद्गलों से आक्रांत हो जाना, मतलब जीव का पुद्गलों से बंध जाना, बंधन है, ठीक है। उसके बाद संवर आता है। संवर में क्या होता है कि नए पुद्गलों का जीव की ओर आश्रव बंद हो जाए, तो संवर। ये यहाँ पे आना जो आ रहे थे ना, ये यहाँ पे बंद कर दिए, ये असंवर है। निर्जरा में क्या होता है, जीव में पहले से जो आ गए हैं कर्म पुद्गल, उनको नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, वो निर्जरा है। तो यहाँ पे निर्जरा की ही बात हो रही है ना, बाहर निकालना है ना, तो निर्जरा है। उसके बाद मोक्ष मिल जाता है। तो फिलहाल जैन है ना। चलिए, कसाई कितने हैं याद है? हाँ सर 3। ओहो, पक्का? नहीं 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 सर। 4 हैं, 4। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये पूछा गया है ना? क्रोध, एक सर क्वेश्चन इसमें पूछा था कि हाँ, जो निर्जर वाली कंडीशन है, आखिरी कंडीशन, क्या इसमें सारे कसाय नष्ट हो जाते हैं? सारे कसाय नष्ट हो जाएंगे तभी मोक्ष मिलेगा ना। फिर उन्होंने कहा था कि कुछ कसाय इसमें भी बाकी रहते हैं हम्म, जो कि व्यक्ति को मोक्ष पाने से रोकते हैं कई हाँ, बार। जैसे जो जैन मुनि, एक मैंने जो जैन हाँ, मुनि से सर सुना था ये, हाँ, कि कुछ कसाय जो है निर्जर अवस्था में भी नष्ट नहीं होते, हाँ, जो कि मनुष्य को एक तरीके से माया में जो बंध के रहते हैं या माया के साथ जुड़कर धन की लालसा रखते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। देखिए ये निर्जरा भी ना 2 तरह की है, एक भाव निर्जरा, एक द्रव्य निर्जरा। तो भाव निर्जरा मतलब जो जब ऐसा विचार आए, द्रव्य निर्जरा जब खत्म हो जाए। तो देखिए इसमें कहा गया है, कृत्स कर्म क्षयो मोक्ष है। जीव के सभी कर्मों का जब क्षय हो जाता है तब मोक्ष मिलता है। तो अगर नहीं रहेगा तो हमें लगता है मोक्ष नहीं मिलेगा ना। इसका प्रोसेस है कि थोड़े थोड़े करके होता होगा जो भी है ना। कहाँ कौन सी बुक में पढ़े थे? फिलहाल इसका आंसर जाएंगे। यही हाँ, तो होता है अरे ना सर, प्रारब्ध संचित और क्रियामान में भी यदि पूर्ण रूप से आपका जो संचित है वो नष्ट नहीं हुआ है तो प्रारब्ध में चला जाएगा और फिर जन्म मरण का कारण बनेगा। हाँ, ठीक है। अब आइए, धर्म अकॉर्डिंग टू सबर, सबर, सबर स्वामी जो है ना, सबर भाष्य किस पे लिखा गया है, किस फिलोसफी के हैं ये? मीमांसा। हाँ,
मीमांसा सूत्र पर जो भाष्य लिखा गया है उसको वो सबर भाष्य है ना, वो सबर स्वामी ने लिखा था। ठीक, तो हाँ ये इसमें भी मीमांसा। तो टीका वगैरह लिखा गया है ना ये। क्या प्रीति? उसमें भी तो वो टीका वगैरह लिखे हैं ना, कुमारिल और प्रभाकर। हाँ लिखे हैं। बता दीजिए। पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ सर इंग्लिश में। हाँ ये रहा इंग्लिश में। हाँ हाँ हाँ, अभी ये 2016 में है ये, 2016 के क्वेश्चन में है सर ये वडगरा, तो इसको थोड़ा भेजिएगा, बताइए। भेजिएगा क्वेश्चन भेजिएगा। जी सर। हम्म, तो करते हैं। चलिए हाँ वो वाला भेजिएगा, वर्गणा वाला बताते हैं। ये वर्गणा अरस्तु और कांट के संदर्भ में आया है, अगर जैन में भी आया है तो भेजिए। देखिए अभी जो प्रीति पूछ रही थी ना, ये जैमिनी सूत्र है, इसको या जैमिनी सूत्र कहिए या मीमांसा सूत्र कहिए, ठीक है। इस पे इन्होंने भाष्य लिखा, उसको बोलते हैं साबर भाष्य। सबर भाष्य नहीं, साबर भाष्य बोलते हैं, साबर भाष्य, ठीक है। अब इस पे कुमारिल ने जो लिखा, कुमारिल ने साबर भाष्य पर 3 ग्रंथों की रचना की। एक देखिए यहाँ पे कुमारिल हो गए, कौन कौन सा? श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप्टिका। देखिए श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप्टिका, है ना। और प्रभाकर ने भी, हम्म प्रभाकर ने भी सबर भाष्य पर 2 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? एक वृहति, एक लघ्री, वृहति और लघ्री, ठीक। ये पूछ रहे थे क्या? जी सर। हाँ। फिर प्रभाकर के शिष्य हुए शालिकनाथ। कौन? शालिकनाथ ने वृहति पर ऋजु विमला लिखी। वृहति पर क्या लिखी? ऋजु विमला। ये प्रभाकर का मत गुरु मत कहा जाता है, ऋजु विमला ना, ये गुरु जी थे, और सर वो कुमारिल थे। क्या? प्रमाण पंचिका। ये भी शालिकनाथ की है, प्रमाण पंचिका भी, और मतलब जैसे सर हम ऋजु ये विमला तो भी। हमको लगता है कि हम गलत लिखे हैं क्या। नहीं नहीं सही लिखो, प्रमाण पंचिका भी है और ये भी है ना, लेकिन, है ना। प्रमाण पंचिका जो है ना वो अपना मौलिक है, मौलिक ग्रंथ है। और ऋजु विमला बृहति पर लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे। श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक, टुप्टिका, ये हो गया। और प्रभाकर कुमारिल से आयु में छोटे थे ना, लेकिन लेकिन ये गुरु जी थे, तो इनका गुरु, इनके मतलब कुमारिल भले बड़े थे लेकिन इनके स्टूडेंट थे, ऐसा माना जाता है। तो इनका गुरु मत कहा जाता है। उम्र में छोटे थे सर प्रभाकर। लेकिन हाँ सर लेकिन हमारे यहाँ पे वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए थे ना, तो इनके पीछे का ऐसे स्टोरी बता रहे थे कि उन्होंने ऐसे मतलब कुछ लिख रहे थे उस टाइम पे ना, वो वर्ड का इन लोग मीनिंग नहीं कर पा रहे थे, तो प्रभाकर ने ना वो मीनिंग करके दिया था, इसीलिए तब से उन्होंने ही उनको ऐसे गुरु ऐसे बोला था, हाँ इसीलिए उनको कहा जाता है। हाँ हो सकता है, ये थोड़ा विवाद भी है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, है ना। चलिए, तो ये श्लोक वार्तिक पर एक है पार्थ सारथी मिश्र। पार्थ सारथी मिश्र, पार्थ सारथी मिश्र ने श्लोक वार्तिक पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है न्याय रत्नाकर। क्या लिखा? न्याय रत्नाकर। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। इनकी किताब 2 है, एक पार्थ सारथी मिश्र की एक न्याय रत्नाकर है, एक इनका इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ग्रंथ है, उसका नाम है शास्त्र दीपिका, है ना। शास्त्र दीपिका में ही क्या बताया गया है? एक परिभाषा बताई गई है, किसी को याद है क्या? कौन सी है परिभाषा? रमा की।
क्वेश्चन का आंसर अब बताइए, तब छोड़िए इसको अब, क्या हो सकता है? सर हाँ, जो सालिकनाथ ने तो फिर क्या लिखा इसमें? कालिकनाथ ने रिज्जु विमला और प्रमाण पंची क्या लिखी, बस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम्म, चलिए, ये धर्म वाला कहीं मिला था आप लोगों को किसी बुक में कि मीमांसा के अकॉर्डिंग या सब इनके अनुसार? देखिए, अभी हम आपसे पूछ रहे थे शास्त्र दीपिका में उन्होंने प्रमा की परिभाषा दी है, तो प्रमा की परिभाषा क्या दी है? कारण दोष बाधक ज्ञान रहितम अग्रहिता ग्राह्य ज्ञानम प्रमाणम, नहीं, प्रमाण की परिभाषा दी गई है ना। तो चलिए, वो कई बार बात हुई है। ये इसका आंसर है ए और सी। देखा जाए क्यों है? जी सर। हाँ सर। अगर आपको ये वाला पढ़ना हो ये क्वेश्चन, तो आप, एक पुस्तक है वाचस्पति गैरोला की भारतीय दर्शन, पेज नंबर 330, आप वहां देखेंगे तो वहां मिल जाएगा, 330 ना। देखिए, महर्षि जैमिनी ने धर्म का लक्षण बताते हुए कहा है कि वेद के बोधित होने पर साक्षात या फल के द्वारा जो अनर्थ के परे एवं इष्ट को सिद्ध करने वाला हो वही धर्म है। ये तो हो गई कठिन भाषा, है ना। देखिए, जैमिनी ने बताया कि धर्म इंद्रियों का विषय नहीं है, पहला पॉइंट ये है। अभी और सरल, धर्म इंद्रियों का विषय नहीं है ना, मतलब इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, तो पहला हो जाएगा इंद्रिय प्रत्यक्ष से परे है ना। धर्म इंद्रियों का विषय नहीं है, यह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ना तो प्रत्यक्ष से ना तो और किसी प्रमाण से, इसका प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अनुमान से जाना जा सकता है, ये तो गलत हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा ना। तीसरा है धर्म की बोधगम्यता का आधार वैदिक प्रमाण है, ये बिल्कुल सही है, ए और सी। देखिए, इन्होंने बताया कि धर्म को जानने का प्रमाण पूरी तरह निजी है, सर्वथा निजी है, प्राइवेट है ना। तो कहते हैं कि उसको जानने के 8 प्रमाण हैं, धर्म को जानने के 8 प्रमाण हैं। कौन कौन से? विधि, अर्थवाद, मंत्र, स्मृति, आचार, नामधेय, वाक्यशेष और सामर्थ्य। ये 8 वेदों के ही भाग हैं, तो इसलिए ये वैदिक प्रमाण हैं। तो इसलिए आंसर इसका तीसरा है, ए और सी। अब कह पूछें कि धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म क्या है, तो ऐसा जिससे जन्म जन्मांतर के दुखों का निवारण हो जाए और परम आनंद की प्राप्ति हो, वही धर्म है, वही कार्य धर्म है। तो फिलहाल आंसर ये हो गया, ठीक है। कोई और बात हो तो बताइए। हाँ, मीमांसा धर्म के में मीमांसा में धर्म के 3 विशेषण बताए गए हैं, प्रयोजन, वेद बोधिता और अर्थता। धर्म के 3 विशेषण बताए गए हैं, तो चाहे तो वो लिख लीजिए। क्या क्या? प्रयोजन, वेद बोधिता, मतलब वेद को समझना, वेद बोधिता, ऐसे लिखिए, बोधिता। और तीसरा है अर्थता, अर्थता, अर्थता मतलब अनर्थों के साथ संबंध नहीं, है ना। तो ठीक, आगे बढ़े। मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। लेकिन विशेषण सर को ये, ये हाँ, आप जो बोल रहे हैं ये सबर के अनुसार है कि जेमिनी के अनुसार है जो आपने बताया सबर, सबर के पहले? अनुसार, जैमिनी नहीं, सबर के अनुसार, हम, ओके सर। हाँ, ठीक है।
एक जी प्रश्न सर। आया था एमपी में आया था कि प्रशस्त पद के अनुसार साधारण धर्म कितने हैं? हाउ मेनी साधारण धर्म आर देयर अकॉर्डिंग टू प्रशस्त पाद? बताएंगे? 10, 9, 13, 11, क्या सही होगा? प्रशस्त पाद के अनुसार साधारण धर्म कितने हैं? इसका आंसर नहीं, देखिए 13 लगाइए ना। प्रशस्त पाद के अनुसार साधारण धर्म 13 है। बस ऐसे ही क्वेश्चन ही था। ठीक है, आइए। जी सर। कि 13 लिखना है। सर लिखना है सर। पूछा तो इतना ही गया है, लिख लीजिए। मुझे लगता है पूछा नहीं जाएगा। प्रशस्त पाद के अनुसार साधारण धर्म 13 हैं। ये आप पदार्थ धर्म संग्रह में इसका उल्लेख है। तो पहला है श्रद्धा। लिख लीजिए जल्दी। श्रद्धा, अहिंसा, तीसरा है भूत हित की भावना, यानी प्राणी मात्र के प्रति दया। भूत हित की भावना, भूत हित की भावना यानी दया का भाव। भूत हित की भावना, इसको दया कह लिख लीजिए ना। 3 हो गया। 4 नंबर पे है सत्य भाषण, यानी सत्य बोलना। 5 है अस्तेय, चोरी नहीं करना, नॉन स्टीलिंग, अस्तेय। फिर है ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य। हाँ। फिर लिखिए मन की शुद्धता, मन की शुद्धता। उसके बाद है क्रोध का वर्जन, क्रोध नहीं करना, अक्रोध लिख लीजिए चाहे, अक्रोध, क्रोध का वर्जन। 9 नंबर पे है स्नान द्वारा शरीर शुद्धि, अभिषेचन कहते हैं, अभिषेचन, अभिषेचन, स्नान द्वारा शरीर की शुद्धि। 9 हो गया ना। 10 पे है शुद्ध कारक द्रव्यों का प्रयोग, मतलब अच्छा चीज खाना है ना। शुद्ध शुद्ध कारक द्रव्यों का प्रयोग या शुद्ध द्रव्यों का प्रयोग ना। 11 है विशिष्ट देवता की भक्ति, विशिष्ट देवता की भक्ति, भक्ति लिख लीजिए, है ना। 12 नंबर पे है उपवास। 13 नंबर पे है कर्तव्य पालन में आलस्य न करना, यानी अप्रमाद, ऐसे लिखिए अप्रमाद। इसका मतलब होता है कर्तव्य पालन में आलस नहीं करना है। हो गया, ठीक। आयुनी, खुदी is the root of all existence. Human ego is linked with the ultimate ego by convincing God as the supreme ego equal means. सभी अस्तित्व का मूल खुदी है। मानव अहम परम अहम से संबद्ध है। सर्वोच्च अहम के रूप में ईश्वर की कल्पना करते हुए इकबाल का अभिप्राय है। क्या होगा? देखिए ये पहला है, होगा। हाँ, प्रकाश के रूप में ईश्वर, गॉड एज लाइट। यस सर। हाँ, प्रकाश के रूप में ईश्वर। इसमें इसका मतलब ये बताते हैं इकबाल कि कुरान में ईश्वर को प्रकाश रूप में कहे जाने का मतलब है, ये इसको थोड़ा फिजिक्स से रिलेट करते हैं कि इसकी गति सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ईश्वर को प्रकाश रूप माना गया है। यहूदी, इस्लाम, पारसी, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई आदि धर्मों में भी ईश्वर को प्रकाश रूप कहा गया है। यहूदी, इस्लाम, क्रिश्चियन, पारसी, इसमें भी ईश्वर को प्रकाश रूप कहा गया है।
कहते हैं कि प्रकाश की जो का मेटाफर है, प्रकाश की उपमा है, वो सुप्रीम ईगो परम आत्म के स्वरूप को समझने के लिए सबसे नजदीक, सबसे निकटस्थ, सबसे नियरेस्ट वाली उपमा है, मेटाफर है। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्स माया एज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक एरर? माया को कॉस्मिक एरर, ब्रह्मांडी त्रुटि क्या होगा? 1 सर। रविन्द्रनाथ हाँ टैगोर। देखिए, हाँ 1 और 3 में कंफ्यूजन है ना। एक्चुअली में सही आंसर रविंद्रनाथ टैगोर है। एक पेपर हुआ था 8 दिसंबर 2023 का, उसमें पहले इन लोगों ने आंसर दिया था टैगोर, बाद में पता नहीं क्या हुआ, इस टैगोर को काट करके विवेकानंद कर दिए। अब अभी थोड़ी दिन पहले बिहार में एस्टेट का पेपर हुआ ना, तो उसमें भी विवेकानंद मान लिया। अब गलत मान लिया तो क्या किया जाए, गलत नहीं मानना है ना। तो सर रविन्द्रनाथ टैगोर है। हाँ ये तो माया को फैक्ट्स मानते हैं ना। हाँ, विवेकानंद फैक्ट मानते हैं जी। माया को। न्यूट्रल है, हम तटस्थ है। क्या मानेंगे सर? आप जो सही है वही मानिए, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर, माया को, माया सबसे व्यापक अज्ञान है, इसलिए माया क्या है, कॉस्मिक एरर है। हम्म, टैगोर कई बार माना गया है ना, लेकिन एक बार गलती कर दिया है इन्होंने। ठीक। हाँ सर। हम्म, आइए आगे बढ़ते हैं। त्रैतवाद, त्रैतवाद किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती। त्रैतवाद में क्या क्या आता है? ईश्वर, जीव, प्रकृति। त्रैतवाद, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये त्रैतवाद है। ठीक है। रेडिकल ह्यूमनिज्म किसका है? है। यस हाँ, सर। महिमा धर्म, संत कवि, भीमा भोई। दोनों भाई। और वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड, नारायण गुरु। आंसर लगाइए 4th। देखिए, एक बार कहीं पूछा गया था, ये रेडिकल ह्यूमनिज्म तो एम एन राय हो गया, बताइए इंटीग्रल ह्यूमनिज्म किसका है? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, दीनदयाल दयानंद उपाध्याय। सर, सॉरी, उपाध्याय। उपाध्याय। हाँ, यस सर। ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म हो जाएगा डी उपाध्याय ना। डी उपाध्याय लिखिए। सर ठीक है। हाँ और भी कोई ह्यूमनिज्म है ना? हाँ है, रेडिकल ह्यूमनिज्म, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एक है पोएट्स ह्यूमनिज्म। ये किसका है? पोएट्स, POETS सर ऐसे करके। टैगोर। रविन्द्रनाथ हाँ टैगोर। टैगोर, टैगोर लिखिए, टैगोर। एक है थीस्टिक ह्यूमनिज्म, थीस्टिक ह्यूमनिज्म, ईश्वरवादी मनोवाद, थीस्टिक ह्यूमनिज्म। ये टैगोर का क्या होता है सर? पोएट्स, कवि। पोएट्स, ओके। थीस्टिक, THEISTIC, थीस्टिक ह्यूमनिज्म, ये किसका है? किरकेगार्ड। ये फुल लिख लीजिए। मतलब थीस्टिक ह्यूमनिज्म में ये है ना कि मानव, ईश्वर वही है, मतलब ईश्वर की बात नहीं, सर वहां पे मानवता मौलाना भी है। आजाद का भी कुछ है। किसका है? मौलाना आजाद, उस वो भी कुछ हाँ ह्यूमनिज्म हाँ, बोले थे। मौलाना आजाद का क्या है? हाँ सही बोले। ये आप लोगों का होमवर्क, उनका कौन सा ह्यूमनिज्म है, देख के आइए तो ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी है क्या? ये भी देख के आइए, राधा कृष्ण का भी। ये आप लिख के रहिए। ये जो हम अब लिखे हैं ना, ये आया था MP, नहीं MP नहीं, MH, महाराष्ट्र के एक सेट के पेपर में कहीं। सर यहाँ से सर एक जयप्रकाश नारायण से भी क्वेश्चन बनता है इन पोएट्स में। जयप्रकाश नारायण, हाँ। संपूर्ण करके, संपूर्ण संपूर्ण ह्यूमनिज्म क्रांति, करके, क्रांति संपूर्ण क्रांति। क्रांति। हाँ, जी यहाँ पे ऐसे सीधे से लगा लीजिए सीधा आंसर। आइए, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, क्या अम्बेडकर?
हाँ बी आर अम्बेडकर। तिरुकुरल, तिरुकुरल, सेकंड सर तिरुकुलम। C2 सर। हाँ ये चल है, साधना रविन्द्रनाथ टैगोर, फ्रीडम फ्रॉम दी नोन, ये हो जाएगा कृष्णमूर्ति। ठीक है ना, आंसर थर्ड लगा लीजिए। थर्ड। आइए, which one among the following holds the view intellect and intuition are complementary to each other? इंटेलेक्ट और इंट्यूशन कंप्लीमेंट्री है। राधा कृष्णन सर। राधा हाँ कृष्ण। राधा कृष्णन, बहुत अच्छे, गुड, राधा कृष्णन। आइए, Descartes in calling cogito ergo sum as the first principle of philosophy claims to achieve which of the following goals? डेकार्ट ने चिंतयो अतो अस्मि को दर्शन शास्त्र का प्रथम सिद्धांत कहा है तथा निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों की प्राप्ति का दावा किया है? देखिए, अपनी सुव्यवस्थित संदेह विधि को संशयवाद की ओर जाने से रोकता है। प्रिवेंट हिज मेथड ऑफ सिस्टमेटिक डाउट फ्रॉम लीडिंग स्केप्टिसिज्म, फ्रॉम इट ही derives all the principles of his system। इससे वह अपनी पद्धति के सभी सिद्धांत व्युत्पन्न करता है। देखिए, इसके बाद ही पहले स्वयं का अस्तित्व, सेल्फ का अस्तित्व सिद्ध होता है, फिर ईश्वर का, फिर जगत का, है ना। तो सबसे पहले इससे वह अपनी पद्धति के सभी सिद्धांत, मतलब इसके बाद ही सभी सिद्धांत उत्पन्न होते हैं। ठीक, मैं एक पदार्थ हूं जिसका सार तत्व चिंतन करना है कि व्युत्पत्ति करता है। derives that I am a substance whose essence is to think। मैं एक द्रव्य हूं जिसका सार क्या है? सोचना, चिंतन करना। नेक्स्ट क्या है? derives that being a body is also part of my essence। शरीर होना मेरे सार तत्व का अंग है। देखिए, शरीर होना भी मेरे सार तत्व का अंग है। मेरा सार तत्व क्या है? सोचना है, शरीर नहीं, है ना। शरीर का सार तत्व क्या है? विस्तार है। तो आंसर, तो ये तो गलत है, आंसर ए बी सी होगा। क्यों? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, कोई प्रॉब्लम हो तो सर इसका मतलब क्या है? इसका ए बी सी डी क्यों नहीं हुआ? कॉर्गिटो इगो सम ना, कॉजिटो इगो सम, इससे वो क्या 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 ले आते हैं? उससे उससे वो बॉडी का को प्रूफ करना चाहते हैं या सेल्फ को? सेल्फ को। हाँ तो ठीक, ये लास्ट वाला देखो, derives that being is a body is a also part of my essence। मतलब मेरा इसेंस बॉडी है, ऐसा तो नहीं ना, है ना। हाँ सर। हाँ तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। कॉजिटो को सम, इससे क्या थिंक, मेरा इसेंस क्या है? थिंक है, चिंतन करना है, सोचना है, ऐसा है ना। हाँ सर। हाँ तो थर्ड हो जाएगा। और सबसे पहले उन्होंने इसी को प्रूफ किया, आत्मा को ही, स्वयं को ही, तो ये भी ठीक है ना। और इससे संदेहवाद को रोकना, संशयवाद को की ओर जाने से रोकना है। मतलब कम से कम इतना तो हमें पता है ना कि हाँ मेरा अस्तित्व है, सोचने वाले का एग्जिस्टेंस है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। क्यों? जो संदेह करने से संदेह की क्रिया और संदेहकर्ता का अस्तित्व तो कम से कम प्रूफ हो जाता है ना। जो संदेह डाउटर है, उस कम से कम उसका एग्जिस्टेंस तो है। क्यों? तो संदेहवाद खत्म नहीं। जी सर। हाँ तो इसलिए ठीक। आइए, which among the following is not accordance with the Hume's conception of perception in his work an inquiry concerning human understanding। कौन सा ह्यूम की पुस्तक एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में प्रस्तुत प्रत्यक्ष की संकल्पना के अनुरूप है? नॉट प्रत्यक्ष, लिखा है ना सर?
हाँ अनुरूप नहीं है, अरे नहीं वाह सर। शाबाश, हाँ अनुरूप नहीं है, बहुत अच्छे। कौन कौन सा नहीं है वो बताना है। प्रत्यक्ष को समग्रता में हमारे मानसिक जगत की वस्तु के रूप में समझना चाहिए। परसेप्शन आर नॉट, नहीं समझा जाना चाहिए। परसेप्शन आर नॉट टू बी अंडरस्टूड इंटायरली एज द आइटम्स ऑफ आवर मेंटल वर्ल्ड। तो कौन कौन सा नहीं है ये बताना है ना। सर दूसरा ए क्या एंड सी। आंसर यहाँ पे सी एंड डी दिया है। अब बताइए सही दिया है। आइडियाज आर द ओरिजिनल परसेप्शन, संप्रत्यय मौलिक प्रत्यक्ष हैं। इम्प्रेशन सर ओरिजिनल पर। हाँ देखिए कह रहा है कौन सा सही नहीं है ना, तो सही नहीं है तो ये गलत है, ये सही नहीं है और ये सही नहीं है। इंप्रेशन एंड आइडियाज टू फॉर्म्स ऑफ परसेप्शन, संस्कार तथा प्रत्यक्ष, संस्कार तथा संप्रत्यय प्रत्यक्ष के दो रूप हैं, ये वाला तो सही है और ये भी सही है ना। इसमें कह रहा है प्रत्यक्ष को समग्रता में हमारे मानसिक जगत की वस्तु के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। क्या होगा इसका, सही दिया है। हिंदी दिखाइए ना सर इसका। ये रहा। सर सी और डी ही हो सकता है, चलिए लगा देते हैं फिर। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये स्टोर नहीं होती हैं, ये प्रवाह के रूप में होती हैं, हाँ इसलिए ये भंडारित नहीं होते हैं, इस वजह से ये गलत हो सकता है। और सी नंबर तो वो इम्प्रेशन ही होगा। हाँ इसीलिए चलिए ठीक। डी डी ऑप्शन को और एक बार बता दीजिए ना। कोई दिक्कत है क्या इसमें? हाँ सर। हाँ हाँ बता रहे हैं। हाँ, कौन सा नहीं समझ में आ रहा है इसमें ऑप्शन? सर फर्स्ट ऑप्शन बता दीजिए और लास्ट ऑप्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो जो है ना ये पहली तो ये फर्स्ट वाला अच्छा फर्स्ट बताना है। देखो जैसे प्रत्यक्ष को अच्छा इसमें पूछा है कौन सा नहीं है उनका ना, तो पहली बात तो सी वाला नहीं है ये क्लियर है, और डी वाला क्यों नहीं ये समझो। तो उसके बाद पहला वाला बताते हैं ना। तो जो प्रत्यक्ष स्मरण कल्पना चिंतन विमर्श करने के भंडारी जो प्रत्यय है ना, ये जो संस्कार है उसका प्रतिबिंब है। तो जो प्रतिबिंब होता है वो तत्कालिक होता है और तात्कालिक होता है, या यूं कहिए कि बहुत थोड़े समय के लिए होता है। तो जो कल्पना चिंतन विमर्श होता है ये थोड़े समय के लिए नहीं होता है, ये लंबे समय के लिए होता है। ये बात समझ में आई? सर इंग्लिश में कुछ बोल दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ मान लीजिए इंग्लिश वाला कर दीजिए, इंग्लिश का समझा दें। अच्छा देखो फोर्थ वाला जो आइडियाज बिकम स्टोरेज रिसोर्सेज ऑफ रिमेम्बरिंग इमेजिंग थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ये सारी के सारी क्वालिटी जो है वो किसके हैं? संस्कार के हैं। संस्कार मतलब इम्प्रेशन। हाँ उसके हैं, इंप्रेशन के हैं। और आइडियाज के क्या है? आइडियाज इंप्रेशन के केवल और केवल क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब पिक्चर है, और पिक्चर जो है वो बहुत तत्कालिक है, यानी एक्सीडेंटल है, बहुत तुरंत बदल चेंजेबल है, तुरंत बदल जाते हैं। और रिफ्लेक्टिंग और ये सब जो भी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन है ये सब के सब हाईएस्ट नॉलेज है। इट्स कनेक्ट विथ इंप्रेशन, यानी संस्कार से जुड़े हुए हैं। समझ में आया? सर आइडियाज आर चेंजिंग। हाँ ये अकॉर्डिंग टू द ह्यूम आइडिया को, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लेटो ना। तो मैं हाँ बता रहा हूँ ह्यूम, हाँ ह्यूम से रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है। सर और एक बार क्लियर कर दीजिए, जो कॉपी है ना ये हाँ किसका हाँ कॉपी है? आइडिया ये इम्प्रेशन का हाँ कॉपी है। हाँ इम्प्रेशन को कॉपी है, और ये जैसे कोई भी चीज कॉपी होती है वो केवल थोड़े समय के लिए होता है, वो तुरंत चेंजेबल होता है, बदल जाता है। समझ में आया? हाँ सर।
हाँ बस, तो ये कह रहा है कि रिसोर्सेज ऑफ रिमेम्बरिंग, इमेजिंग, थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, ये सब के सब ये हाईएस्ट नॉलेज है, ये बदलता नहीं है, ये लंबे समय तक के लिए होता है, और इसी को संस्कार कहते हैं या इम्प्रेशन। समझ में आया? सर आइडिया की जगह में इम्प्रेशन लगा दोगे तो सही हो जाएगा रियल, ना? हाँ सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ हाँ, और कोई दिक्कत इसमें? फर्स्ट ऑप्शन सर। अच्छा देखो, the perception ought not to be understand entirely as an item of our mental world। जैसे ये कह रहा है ना, हिंदी पाइए भाई, हिंदी पाइए। हाँ अब देखो, प्रत्यक्ष को समग्रता में हमारे मानसिक जगत की वस्तु के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, तो कैसे समझाना चाहिए? इंपीरिकल बेस्ड पे समझा जाना चाहिए। ये अनुभववादी है ना, हाँ सर। मेंटल और मेंटल, ये किसकी बात है? ये डेकार्टे की बात है। बात समझ आई? सर मतलब ये डेकार्ट अगर, कैसे, हमको बर्कले लग रहा है। नहीं, जैसे वो, ये तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये इसका खंडन कर रहे हैं, मतलब परसेप्शन को समझने के लिए मेंटल स्टेज पे नहीं समझना है, वो एक अनुभव के रूप में, एक्सपीरियंस के बेस पे समझना है परसेप्शंस को। Yes, सर। समझ में आया? तभी जा करके आपका सिंपल आइडिया कॉम्प्लेक्स आइडिया होगा। तो सिंपल आगे आपका होगा सेंसेशन और रिफ्लेक्शन, वो अलग बात है उस पे ना। समझ में आया? हाँ सर। हाँ हाँ, समझ इसमें गया। पूछा कौन सा नहीं होगा, तो वही सी और डी नहीं होगा, बाकी वो पहली वाली बात सही है। बहुत बढ़िया। ठीक। कौन सर के लिए ताली बजा दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज सेंट अगस्टाइन प्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ एविल? सेंट अगस्टाइन अशुभ की समस्या को कैसे प्रस्तुत करते हैं? इट इज इसेंशियली थियोलॉजिकल, यह अनिवार्यतः धर्मशास्त्रीय है, थियोलॉजिकल है ना, तो ठीक है। यह जगत में अशुभ के अस्तित्व के साथ ईश्वर की शुभता और सर्वशक्तिमत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने से उत्पन्न होती है। इट अराइज इन reconciling the goodness and omnipotence of God with the existence of evil in the world। देखिए, जगत में अशुभ को मानते हैं और ईश्वर की ओमनीपोटेंस को भी मानते हैं, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को भी मानते हैं, ये भी ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस ओनली फॉर दोज हु बिलीव इन द अल्टीमेट गुडनेस ऑफ द यूनिवर्स। समस्या केवल उन्हीं के लिए उत्पन्न होती है जो ब्रह्मांड की परम शुभता में विश्वास करते हैं। ठीक है, सब कुछ शुभ के लिए है, फिर अशुभ कैसे आ गया ना। नेक्स्ट है, गॉड कुड नॉट ओमिट एविल। ईश्वर वस्तुओं की योजना से अशुभ को अलग नहीं कर सकता। From the scheme of things, therefore used it as a means of serving the good। इसलिए उसे शुभ के साधन के रूप में प्रयोग करता है। देखिए, ये वाला गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे लिखा है कि ईश्वर वस्तुओं की योजना से अशुभ को त्याग नहीं सकता, तो अगर त्याग नहीं सकता तो फिर सर्वशक्तिशाली नहीं होगा ना, तो ये गलत करिए, बाकी सब सही है, हो जाएगा ABC। ठीक है सर इसका सी वाला थोड़ा और बताएं सर। समस्या केवल उन्हीं के लिए उत्पन्न होती है जो ब्रह्मांड को परम सुप्त में विश्वास करते हैं, फिर कैसे होगा सर ये? हाँ, कोई बताएगा कैसे होगा? क्योंकि शुभ से ही अशुभ की उत्पत्ति होती है, यानी जो लोग सुखी जीवन जीते हैं उन्हीं के जीवन में दुख आता है। तो कहने का मतलब ये एक ऑपोजिट की तरह मानते हैं ये, और कहते हैं कि इनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना कि शुभ अशुभ अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा है कि अशुभ है। तो इसीलिए ये कहते हैं ना कि जो ईश्वर पे भरोसा करता है, जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, वही यह मान सकता है कि अशुभ भी एग्जिस्ट करता है। यही कुछ ऐसा ही है। ठीक है मनीष।
ठीक है सर, ठीक है। According to whom mumukshutva is an evidence in favor of the state of immortality. मुमुक्षुत्व अमर्त्य अमर्यता अमर्त्य की अवस्था के पक्ष में एक साक्ष्य है। इसका आंसर क्या होगा? विवेकानंद। हाँ, विवेकानंद। विवेकानंद होगा। आंसर यहाँ पे दिया है राधा कृष्णन, जो कि गलत है ना, राधा कृष्णन नहीं होगा, विवेकानंद होगा। ठीक। सर ऐसे कैसे गलत मानते हैं ये? इनको क्या बताएं? नहीं, इसमें बोनस नंबर मिलेगा, इसके लिए गलत किए होंगे सर। बोनस वोनस कुछ नहीं मिला, गलत फाइनल आंसर की में गलत दिया है बस ना। सर इस बार ये ऐसे ही कर रहे हैं, हर बार गलत दे रहे हैं और फिर बोनस भी नहीं मिल रहा है। हाँ, सर उसको काउंटर कोई नहीं करेगा क्या आंसर? आपको बनाएंगे, आप जा करके बोले। हम्म, सर अगर वो क्लेम करते हैं फिर भी बोनस नहीं दिया जाता है क्या? पता नहीं कोई क्लेम किया या नहीं किया। पहली बात तो गलत ही नहीं देना चाहिए, दूसरी बात गलत दे रहे हैं तो फिर हम लोग पता कहना नहीं। है बस सर। हाँ, कई बार क्लेम करने के बाद ही नहीं मानते ना। सही बात तो ये। चलिए भी देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं कि विवेकानंद आत्मा की अमरता के पक्ष में कुछ प्रमाण देते हैं। तो वो बोलते हैं कि आत्मा क्या है? सरल स्वरूप है ना। क्या है? सिंपल है, सरल स्वरूप है। जो सरल स्वरूप है उसका वो अमर होती है, वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जो जटिल चीजें होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो कई चीजों से मिल के बनी होती हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो खुद में सरल है वो उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो आत्मा सरल स्वरूप है, इसलिए क्या है? अमर है। दूसरा कहते हैं कि आत्मा हमारे अंदर मनुष्य में आगे जाने की प्रवृत्ति होती है, सेल्फ ट्रांसेंडेंस ना। मनुष्य कुछ पाकर संतुष्ट नहीं होता, वह उसके आगे जाने की चेष्टा करता रहता है। तो वो क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर एक आत्मा है। दूसरा प्रमाण ये देते हैं। तीसरा देते हैं मुमुक्षुत्व का, कि हर व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है। तो मोक्ष कौन पाना चाहेगा? जो अमर होगा वही मोक्ष पाना चाहेगा। जो जो अमर नहीं होगा वो मोक्ष क्यों पाना चाहेगा ना। तो तीसरा देते हैं मुमुक्षुत्व। और एक और प्रमाण देते हैं कि हम आत्मा के विनाश की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कल्पना कर रहा है वो खुद ही तो आत्मा है। वो अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर दे, मतलब ये कंट्राडिक्टरी बात है। तो ये विवेकानंद का फिलहाल आंसर है ना। चलिए, ये वास्तव में बहुत गलत बात है, लेकिन क्या किया जाए। होना तो ये चाहिए कि अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? मास्टर है। अब ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना लेंगे और उसके बाद एमए के बच्चे से ये उम्मीद करेंगे कि तुम एविडेंस ला के दिखाओ कि क्या सही है क्या गलत है ना। होना तो ये चाहिए कि हम आपत्ति दर्ज कर दें, तुम एविडेंस ला के दिखाओ कि हाँ क्यों ये सही है। पढ़े लिखे ज्यादा तुम हो या हम हैं, मतलब बनाने वाले। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम्म सर यही क्वेश्चन सर मैंने ऋषिकांत पांडे जी हैं जो यूजीसी के बोल रहे थे, हम पैनल में भी बैठते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, यहाँ आए थे छतरपुर। तो मैंने उनसे पूछा था कि सर एक क्वेश्चन क्यों करते हो आप लोग, गलत क्यों करते हो सर? तो उन्होंने कहा हम रिफॉर्म कर रहे हैं, कुछ सुधार कर रहे हैं, ऐसे करके उन्होंने टाल दिया कुछ। यूजीसी जिम्मेदारी है उनकी, नहीं वो हमारे भी गुरु जी एक्चुअली वो पैनल में बैठते हैं, उन्होंने ऐसा दावा किया था। हमने कहा ये तो अच्छी बात है। तो आपके गुरु जी है तो इसके लिए आप उसके पक्ष ले नहीं रहे नहीं, सर। इसके लिए नहीं है। देखिए, ये केवल उनको जिम्मेदार नहीं कह सकते, क्या पता उन्होंने ना बनाया हो या वो सही बनाते हो ना। ये तो जो फाइनल टच देता है इस पेपर को, जो जिम्मेदार है उसको हम मानेंगे ना। जी ये सर, बात भी है सर, सही बात बिल्कुल। है। हम्म जो फाइनल उनको वो करते हैं वो उन्हीं को थोड़ी माना है जाएगा यूजीसी सर। के चेयरमैन। हाँ, हमको हमको जो मुख्य है उसको पकड़ना चाहिए। चलिए, मिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयोगितावाद को बल प्रदान करते हैं? तो सर ऑप्शन 2। हाँ,
देखिए, ईच पर्सन डिजायर हिज ओन हैप्पीनेस, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी खुद की प्रसन्नता की कामना यस होती है। हाँ, ये मतलब खुद वो खुश होना चाहता है। हैप्पीनेस इज द सोल क्राइटेरिया ऑफ मोरालिटी, प्रसन्नता नैतिकता का एकमात्र निकष है, क्राइटेरिया है। तो हैप्पीनेस तो मिल क्या है, सुखवादी है ना, तो सुख ही, प्रसन्नता ही नैतिकता का मापदंड है, ये भी ठीक है। तीसरा देखिए, हैप्पीनेस इज ओनली क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड नॉट क्वालिटेटिव, ये सही है या गलत? फॉल्स सर, क्वालिटेटिव होगा। हैप्पीनेस मिल देखिए, मिल सर, मिल दोनों मानते हैं ना, हाँ दोनों क्वालिटी मानते हैं, नॉट क्वालिटेटिव लिखा है इसलिए गलत है ना। बेंथम ओनली क्वांटिटेटिव मानते हैं, मिल दोनों मानते हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा सी। जनरल हैप्पीनेस इज गुड टू द एग्रीगेट ऑफ पीपल, सामान्य प्रसन्नता समग्र व्यक्तियों के लिए शुभ होती है। तो सभी की प्रसन्नता सभी के लिए, तो आंसर लगाइए ए बी डी, है ना। सर हाँ जो क्वेश्चन आपने गलत किए थे हाँ से यूजीसी गलत मानता है, उसका हाँ, प्रूफ आप कहाँ से पढ़े थे? ये आंसर सही होगा बीकेलाल। इसका हाँ पेज नंबर 37 देखो, ये आप देख लीजिएगा, फाइनल आंसर की में ये दिया है, ये पेज नंबर 37 पे आपको मिल जाएगा बी के लाल, ठीक है। हाँ सर। हाँ, दूसरा पैराग्राफ, मतलब और भी जगह से एविडेंस दिया जा सकता है ना। चलिए, नहीं सर, ऐसे भी सिस्टम रखना चाहिए, जो गलत करेगा ना यूजीसी भी हमको भी प्रूफ देना चाहिए। नहीं हम लोग देते हैं उसके बाद भी नहीं मानते सब, है ना। हमारी तरफ एक कहावत होती है कि एक अंधा आदमी है ना, वो कुछ बना रहा है ना पुआल का, कहते हैं वो बना रहे हैं पीछे से पड़वा खाया जाए, मतलब वो खाए खा के खत्म करते जा रहा है। चलिए, हालांकि ये दिस इज गुड मीन्स आई अप्रूव ऑफ दिस, डू सो एज वेल। यह शुभ है का तात्पर्य है मैं इसका अनुमोदन करता हूं, ऐसा ही करो। तो अनुमोदन करना ना, कोई संवेगवादी ही होगा। संवेगवादी कौन है? स्टीवेंसन है, क्यों? सही है। स्टीवेंसन सर, जी सर। सर। ठीक, तो स्टीवेंसन हो जाएंगे। हाँ, the view that a question about ends are, in other words question about what things are desirable, in is in consonance with, देखिए यह मत कि शादी के संदर्भ में प्रश्न, दूसरे शब्दों में इस बारे में प्रश्न की कौन सी वस्तुएं वांछनीय हैं, यह निम्नलिखित में से किसके अनुरूप है ना। वांछनीय है मतलब डिजायरेबल है, जिसकी हम इच्छा करते हैं, तो क्या हो सकता है। देखिए, डिओन्टोलॉजी में ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, ये कर्तव्य के लिए कर्तव्य होता है ना, नियम के लिए, रूल फॉर रूल से, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंशलिज्म परिणामवाद, तो हम परिणाम की इच्छा रखते हैं। यूटिलिज्म उपयोगितावाद, ज्यादा से ज्यादा लोगों की के लिए लाभ हो, तो ये। और टेलियोलॉजिकल मतलब स्वदेशी परक नीति शास्त्र, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी। इसमें हम कॉन्सिक्वेंस, इसमें हम डिजायर रखते हैं, और इसमें हम कोई डिजायर नहीं रखते। डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स में ये कांट का है ना। सर टेलियोलॉजी में भी रखते हैं क्या डिजायर? तो एक उपयोग की बात कर रहा है। टेलियोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पास कोई पर्पस होता है। पर्पज है ना। हाँ, यस सर। प्रयोजन मूलक। प्रयोजन, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द 7 एलिमेंट्स ऑफ सॉवरेनिटी अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के 7 तत्वों में से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? स्वामी, ए बी डी। हाँ, अमात्य। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र, कोष दंड मित्र, देखिए कौन सा नहीं है। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र, आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी हो जाएगा। क्या सी नहीं है? शक्ति नहीं है ना। हाँ, नहीं है सर। यस, ए बी डी, ओके।
स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र। आइए, which among the following are correctly drawn from Wittgenstein's Tractatus? कौन विटगेस्टीन के ट्रैक्टेटस से सही रूप से लिए गए हैं? देखिए, द वर्ल्ड इज द टोटलिटी ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ थिंग्स ना, जगत वस्तुओं, जगत तथ्यों की समग्रता है, वस्तुओं की नहीं। तो ये तो सही है। द स्टेट ऑफ अफेयर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट, परिस्थिति तथ्यों का संयोजन है। स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है? यस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट है ना, ये भी ठीक है। यस और स्टेट ऑफ अफेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये गलत है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन, ऑल ऑब्जेक्ट आर गिवन, यदि कोई वस्तु दी गई है तो सभी वस्तुएं दी गई हैं। तो आंसर क्या होगा? ए सी फोर सर डी। सॉरी नहीं, ओ क्या होगा? चलो फोर देखिए तो सर क्या होगा? तीसरा कि दूसरा? एबीडी सर सर ए बी डी। फोर ऑप्शन ए बी डी, ओके। सर इसका जो बी ऑप्शन इसको थोड़ा बताएं सर। क्या जानना है इसमें? हेलो हेलो, हाँ नहीं बताइए। समझ में आ गया ये? नहीं सर आया। सर बता ये चौथा दीजिए ऑप्शन फैक्ट नहीं समझ ऑब्जेक्ट। आया हाँ तो हाँ 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 हाँ, कौन सा नहीं समझ में आया मनीष इसमें? चौथा ऑप्शन सर, चौथा अच्छा वाला। अच्छा, हाँ देखो, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन ऑल ऑब्जेक्ट आर गिवन ना, तो कह रहा है कि कोई भी मतलब जैसे ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है फैक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टोटलिटी ऑफ फैक्ट बन जाते हैं। ये बात समझ में आई? सर क्या बोले सर आप? हिंदी बोलिए ना सर, हिंदी में बताइए ना सर। अच्छा अच्छा, तो हिंदी वाला खोलिए बहन जी, बड़ी दिक्कत है। हाँ हाँ हाँ, देखिए, कह रहे यदि कोई वस्तु दी गई है तो सभी वस्तुएं प्रदत्त हैं, तो इट का इसका मतलब सिंपल सा, हाँ हिंदी में और बढ़िया लिखा है, प्रदत्त का मतलब था डेटा, तो जो वस्तुएं होती हैं वो जाकर के फैक्ट बनते हैं, फैक्ट ही डेटा कहलाता है। ये बात समझ में आई? जी सर। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु दी गई है तो सभी वस्तुएं डेटा हैं, क्या है? फैक्ट है। समझ में आया? सर ऑल ऑब्जेक्ट्स आर फैक्ट, इसका हाँ, मतलब हाँ ऑल इसमें, ऑब्जेक्ट्स आर, हाँ और जैसे हाँ, तो दूसरा वाला दिया हुआ है, परिस्थिति वस्तुओं का संयोजन नहीं है, परिस्थिति हाँ वस्तुओं के संबंध है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ही एक तरीके का फैक्ट बना देता है, ऐसा कुछ होता है सर? हाँ, स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब होता है, अफेयर्स का मतलब संबंध होता है, वस्तुओं एक का सेकंड संबंध। कीजिए ना। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट नहीं होता, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है, हाँ हाँ, तो आंसर एसीडी होगा। सर हम्म, सर पहले ये बता दीजिए, फैक्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑब्जेक्ट, इसमें क्या डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू विटगेन्स्टाइन? बताए मान जी? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। देखिए देखिए, देखो पहले तो समझो, पहला फैक्ट क्या होता है और ये आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, दो अंतर समझते हैं हम लोग, ठीक? तब हम स्टेट ऑफ अफेयर समझेंगे। देखो, फैक्ट जो होता है वो वस्तुओं का होता है, पहले वस्तुएं आती हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ये मिल करके जब हम इसकी चर्चा करते हैं किसमें, फिलॉसफी में, तो वो फैक्ट बन जाते हैं। समझ में आया? हाँ सर। तो जो ये जगत है, जगत में जितनी वस्तुएं हैं, ये जब इसकी हम चर्चा शुरू करते हैं, चर्चा परिचर्चा जो भी कहो, वो फैक्ट के बेस में करते हैं, हम वस्तुओं की चर्चा नहीं करते। अकॉर्डिंग टू द विटगेन्स्टाइन हम फैक्ट की चर्चा करते हैं। अब आओ, फैक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन होता है वो स्टेट ऑफ अफेयर्स कहलाता है। ये समझ में आया? जी सर और हाँ ऑब्जेक्ट को पहले आता है ना, उसका जो हाँ रिलेशन को हम जानते हैं वो फैक्ट। हाँ, वो फैक्ट बन जाता है, ठीक है। हाँ, फिर और स्टेट ऑफ अफेयर। हाँ, और दोनों के बीच में जो रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं उसको स्टेट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है, ठीक? सर क्या रिलेशन, एग्जांपल? अब देखो सुनो, अब बताते हैं, सुनो। जब स्टेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स फैक्ट होता है, वही ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया? ना सर, अभी नहीं क्या समझ? बोले थे? अच्छा, भानु जी इंग्लिश करिए, इंग्लिश करिए, समझाए कस्तूरी को।
देखिए इसमें जो आपका है सेकेंड वाला ऑप्शन क्यों गलत है ये बता देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखो स्टेट ऑफ अफेयर्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनकर वो फैक्ट बनता है। हाँ समझ में आया? हाँ सर। हाँ ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ जो है फैक्ट कब बनता है? ऑब्जेक्ट से फैक्ट बनता है। ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ हाँ ठीक है चलो, इसलिए फैक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा ना चाहिए वहां पे। दिया तो है नीचे वाले में, सी वाले में। ठीक। तो हम लोग कल यहाँ से कल से करें। जी सर। हाँ 20 क्वेश्चन है, कल फिनिश कर देंगे, यहीं से कर लेंगे 120 से भी आपको और इसमें बता देंगे ना, ठीक है? जी सर। हाँ सर तो टाइम आप लोगों ने जो वो किया है, सबकी जिम्मेदारी क्या क्या थी? 10 सब्सक्राइबर बढ़ाने की ना, क्योंकि ये आपका अपना काम है। तो जिन लोगों ने किया उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया वो भी करें, है ना, विद इन टाइम। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।